क्या आप एक सीनियर अकाउंटेंट है जो अपना जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपको क्योंकि आपको जीएसटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे एज अ सीनियर अकाउंटेंट क्रैक कर सकते हैं जीएसटी के इंटरव्यू। मैं थोड़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ली हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किस तरह का एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं एक सीनियर अकाउंटेंट से। द डायरेक्टर ऑफ स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड एट कोलकाता, बुक ताज होटल इन दिल्ली। तो दिल्ली में ताज होटल का बुकिंग होता है। तो पर्पस क्या है? पर्पस है कि बिजनेस रिलेटेड ट्रिप है, हम दिल्ली में स्टे करना चाहते हैं, तो इसलिए बिजनेस रिलेशन में हमने बुक किया होटल। द बिलिंग वॉज डन इन द नेम ऑफ स्किलशॉट। अब स्किलशॉट के नाम पे बिलिंग आता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो होटल कहाँ का है? दिल्ली का है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज आपको मैं समझा दूं, थोड़ा क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूं कि अब आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए होटल के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो कभी सुना ही नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? देखिए, अगर आपको डिटरमाइन करना है कि एक ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग दो चीज देखते हैं, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, और एक पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। दो चीज देखते हैं। अगर दोनों सेम स्टेट पे होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और दोनों अलग स्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा। अब लोकेशन ऑफ सप्लाई, ये दिल्ली जो है, ताज जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है। इन केस ऑफ होटल, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना गया है कि जहां पर होटल लोकेटेड है, जहां पर होटल सिचुएटेड है, तो ये भी दिल्ली माना गया है। अब इसमें क्या लगेगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, तब सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन मैं कहाँ की हूँ, जो डायरेक्टर है स्किल शॉट का वो वेस्ट बंगाल का है। क्या ये सीजीएसटी एसजीएसटी जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना गया, क्या उसका क्रेडिट ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि वो प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आएगा और आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। यू कैन नॉट क्लेम द क्रेडिट। ठीक है। तो ये आपको समझाना होगा। तो आपको सबसे पहले, अगर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा सकूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में, एक आईटीसी के क्या क्या रूल्स है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो आप आईटीसी तो ले नहीं पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर ये कैलकाटा का होटल होता, दिल्ली का होटल नहीं होता, तो उस केस में आईटीसी मिल जाता, कूपन मिल जाता। ठीक है। क्योंकि अब देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट हो गया, और मैं भी एज अ रेसिपेंट वेस्ट बंगाल की हूँ, तो सीजीएसटी एसजीएसटी उस केस में भी लगेगा, लेकिन मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन इस केस में इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो एसजीएसटी है वो दिल्ली को बिलोंग कर रहा है, ना कि कलकत्ता। तो आई थिंक समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। पूरा तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए। ये जो हमारा वीडियो है ये फोकस कर रहा है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ताकि आप पढ़ने में ज्यादा फोकस रखो, राइट? तो क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू स्किलशॉट, द सेम फॉल्स अंडर प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्ट्रिक्शन। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का रिस्ट्रिक्शन जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। Skillshare Eduline Private Limited's accountant forgot to claim credit in financial year 23-24 of certain supplier. अब क्वेश्चन ये आता है ना कि स्किलशॉट का जो अकाउंटेंट है ना, वो क्रेडिट लेना ही भूल गया उस फाइनेंशियल ईयर का। तो कब तक वो क्रेडिट लिया जा सकता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको मैं एक बात बता दूं, थोड़ा एक्सेल शीट में आपको समझा देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए, मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से बिगिन होके 31 मार्च 2024 में खत्म होता है, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्रेडिट कब तक ले सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट है, अगर मैं भूल जाती हूँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लेने का, तो मैं कब तक ले सकती हूँ? तो मैं ले सकती हूँ 30 नवंबर 2024 तक क्रेडिट ले पाओगे। ओके।
तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारे अप्रैल से स्टार्ट होगा उसका नवंबर तक हम क्रेडिट ले पाएंगे, उन दौरान मैं क्रेडिट ले पाऊंगी। अब देखिए, अप टू 30 नवंबर 2024 स्किलशॉट इज एलिजिबल टू क्लेम क्रेडिट, क्रेडिट ले सकता है। Moreover, it is required to show the same in Table 8 and Table 13 of GSTR 9. अब GSTR 9 एज अ सीनियर अकाउंटेंट हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आ रहे हो तो आपको GSTR 9 का नॉलेज है, राइट? क्योंकि सैलरी भी आपको वैसी ही चाहिए, तो नॉलेज भी वैसा होना चाहिए। तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि टेबल 8 और टेबल 13 में इसका इम्प्लीकेशन होता है। अगर आप जीएसटीआर 9 का टेबल थोड़ा देखोगे तो टेबल 13 में बोलता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या क्या क्रेडिट क्लेम किया है, और टेबल 8 में आपको क्या बोलता है कि आपको रेको करना पड़ता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में और इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना क्लेम किया है, राइट? तो ये सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको समझाने के लिए नहीं, बताने के लिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे वैसे पढ़ लो, राइट? चलिए आगे चलते हैं। Skillshare Edulite Private Limited took transport service from Meenakshi Transport GTM. अब जीटीए का रूल्स एंड रेगुलेशन हमको पता होना चाहिए। जीटीए के केस में हमें ये पता है कि जीटीए में क्या है। अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में है, मतलब अगर वो बिलिंग में चार्जेस लेता है तो उसके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो वो 12% चार्ज करे या 5% चार्ज करे। अगर वो रिवर्स चार्ज में है तो सामने वाले को पे करना पड़ता है 5% के हिसाब से। तो ये हमारा जीटीए का रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें पता होना चाहिए। अब मीनाक्षी ट्रांसपोर्ट तो कुछ चार्ज ही नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ चार्ज नहीं कर रहा है तो स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड को खुद से पे करना होगा। रिसिपेंट इज लाइबल टू पे। अगर चार्ज नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, टू बी में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसने डिटेल्स नहीं डाला है टू बी में, या अनरजिस्टर्ड होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इवन इफ टू बी में रिफ्लेक्ट हो या ना हो, इन केस ऑफ आरसीएम वी आर लाइबल टू पे। हु इज लाइबल टू पे? द रेसिपेंट इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर वो लाइबल है पेमेंट करने के लिए तो उसको आईटीसी भी मिलेगा, राइट? तो यही आंसर आपको देना होगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ आरसीएम पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द रेसिपेंट एट द रेट 5%। जीटीए के केस में 5% हमको चुकाना है। अगर हम चुका रहे हैं तो क्रेडिट भी हम ले सकते हैं, हमको टू बी का वेट नहीं करना है, राइट? टू बी में आए नहीं आए, स्टिल वी कैन क्लेम द क्रेडिट। आगे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन में लाए, एक तो आरसीएम का क्वेश्चन, मतलब आरसीएम पढ़ के जाना है। एक ही हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन। प्लेस ऑफ सप्लाई भी अच्छे से पढ़ के जाओ, तो जाओगे तब इजीली क्रैक कर पाओगे इंटरव्यू। क्योंकि एज अ सीनियर अकाउंटेंट वो नहीं चाहता कि खाली आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना जानते हो, पता होना चाहिए ना कैसे करना है, क्यों करना है, राइट? खाली डेटा एंट्री ऑपरेटर आपको नहीं बनना है। Mr. X Limited, a dealer in automobile goods located in West Bengal, received an order from Mr. Y Limited, located in Gujarat. तो थोड़ा ये केस स्टडी पढ़ने का कोशिश करते हैं। जो MS-X है वो कहाँ का पार्टी है? अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है? ये वेस्ट बंगाल का पार्टी है। और MSY जो है ये कहाँ का पार्टी है? ये गुजरात का पार्टी है। इट्स फ्रॉम गुजरात, ठीक है? अब वो क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स को या MS-X को वाई से ऑर्डर मिलता है। वाई कहाँ का है? गुजरात का है। डिलीवरी कहाँ देनी है? द ऑर्डर इज फॉर सप्लाई ऑफ 5,000 क्वांटिटी ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू शिप दिस गुड्स टू MSZ लिमिटेड। जेड में शिफ्ट करना है, तो जेड को हमको डिलीवरी देनी है, जेड को, राइट? वो कहाँ का है? वेस्ट बंगाल। अब क्वेश्चन ये आता है, मिस्टर एक्स जो है वो किसको सप्लाई कर रहा है? MS-XY को, लेकिन एक्चुअल में जो रिसीव कर रहा है वो वेस्ट बंगाल वाला ही पार्टी है, ठीक है? तो एक्स भी वेस्ट बंगाल का है, वाई भी वेस्ट बंगाल का है, लेकिन जो डायरेक्शन दे रहा है मिस्टर वाई क्या बोल रहा है कि आप जेड को दो, एक्स को बोल रहा है कि आप डायरेक्टली जेड को दो। तो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है मिस्टर MS-Y। क्या इसको मिल रहा है? इंस्ट्रक्शन खाली दे रहा है, इसको गुड्स तो मिल रहा नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है
कि जब बिलिंग करेगा तो किसके नाम पे बिलिंग करेगा, एमएस एक्स, एक्स जो है वो बिलिंग किसके नाम पे करेगा, ऑब्वियसली वाई के नाम पे। वो खाली डिलीवरी कर रहा है जेड को, लेकिन बिलिंग तो वाई को करेगा, क्योंकि वाई के इंस्ट्रक्शन पे वो जेड पर क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। तो उस केस में मिस्टर एक्स जो है या एमएस एक्स जो है वो क्या करेगा, किसको बिलिंग करेगा, गुजरात वाली पार्टी को। अब बिलिंग किसको कर रहा है, वाई को, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल है, और लोकेशन ऑफ जो थर्ड पार्टी है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो गुजरात है। तो इस केस में इंटर स्टेट माना जाएगा, और जब एक्स वाई पे बिलिंग करेगा तो आईजीएसटी लगाएगा, क्या लगाएगा, आईजीएसटी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आया कि आईजीएसटी लगाएगा, क्योंकि जिसके डायरेक्शन में वो सप्लाई कर रहा है उसी को तो वो बिल करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या वाई को गुड्स रिसीव हो रहा है, नहीं, उसको गुड्स रिसीव नहीं हो रहा है। लेकिन सेक्शन 16 में हम पढ़ते थे, कंडीशन क्या था आईटीसी लेने का, कि गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, लेकिन गुड्स तो रिसीव हो ही नहीं रहा है, क्या आईटीसी मिलेगा, हाँ मिलेगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें आईटीसी आपको मिल जाएगा इवन इफ गुड्स रिसीव नहीं हो रहा है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको समझना होगा। अगर आपको जीएसटी का एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, आपको एकदम नहीं आएगा, राइट। तो बिल टू शिप टू में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना उसके नाम पे बिलिंग होगी, राइट। तो उस केस में उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा, उसी का लोकेशन देखना पड़ेगा। इस केस में इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, लेकिन उसको तो गुड्स रिसीव नहीं हो रहा है, क्या उसको आईटीसी मिलेगा, हाँ उसको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कर लिया, आरसीएम कर लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई कर दिया, बिल टू शिप टू कर दिया। अब आगे चलते हैं। Skillshot Edulite Private Limited sold goods to Raju Limited. However, by mistake, the same was shown in B2C others transaction instead of B2B transaction. मतलब जब GSTR 1 हमने फाइल किया था ना, तो B2B में डालना था, लेकिन मैंने B2C अदर्स में डाल दिया। तो अब क्या होगा, जहां गलती क्या है उसको अमेंड करना पड़ेगा। मतलब B2C अदर्स को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन ज्यादा है B2C अदर्स में, राइट। तो वो स्टेट वाइज डिटेल को हम चेंज करके कहाँ एक्चुअल में डालेंगे, हम B2B में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे, B2B में। तो ऐसे आपको समझना होगा। ये क्या, किसके ऊपर है ये क्वेश्चन, देखिए अगर आप एज अ सीनियर अकाउंटेंट जीएसटी का इंटरव्यू देना चाहते हो ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको अमेंडमेंट भी आता हो, राइट। खाली GSTR 1 नॉर्मली फाइल करना आए जरूरी नहीं है, अमेंडमेंट भी आना चाहिए। तो Skillshot can amend B2C other state-wise detail and show the same in B2B transaction. तो नेक्स्ट मंथ या जब भी उसको पता चलता है वो अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन कब तक, 30 नवंबर तक अमेंडमेंट कर सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, राइट। तो वो अमेंड कर देगा, B2B में डाल देगा, और B2C अदर्स से क्या कर देगा, चेंज कर देगा। B2C अदर्स को अमेंड करना है और B2B में डालना है। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया कि Skillshot Edulife प्राइवेट लिमिटेड रिसीव एडवांस, मुझे एडवांस मिला है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वेदर द सेम इज लाइबल टू जीएसटी। तो एडवांस के केस में ना दो बाइफिकेशन है। अगर गुड्स के केस में आपको एडवांस मिल रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन सर्विस के केस में अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो उसमें जीएसटी लगता है। सिंपल। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स नो जीएसटी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस, however in respect of services GST is required to be based। तो सर्विसेज के केस में आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, ओके। सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा एडवांसेस के टाइम, इवन इफ बिलिंग नहीं हुआ है, बिलिंग नहीं भी हुआ है तब भी आपको एडवांसेस के टाइम आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, सपोज मेरे लिए कंप्यूटर कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स का मतलब मैं यूज कर रही हूँ, ना कि उसको बेचने के लिए खरीद रही हूँ। 1 लाख का मैंने खरीदा 1 अप्रैल 2020 को, कितना जीएसटी का रेट है, 18%। और 3 साल के बाद उसे मैंने बेच दिया, ठीक है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम, जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने खरीदा कब था, 1 अप्रैल 2020, राइट। कब खरीदा था, कितने रुपए में, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए पे 18% जीएसटी लगा होगा, 18,000 रुपया, राइट।
अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा 18,000 पूरा मैंने क्लेम कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन एक एसेट का लाइफ कितना होता है, 5 साल, 5 इयर्स। 5 इयर्स में पूरा उसका जो भी जीएसटी है वो डिप्लीट होता है, राइट। 5 इयर्स लाइफ रहता है इन केस ऑफ जीएसटी। नाउ अब सपोज कीजिए हर क्वार्टर में हम मानते हैं कि 5% यूज हो रहा है, तो पूरे साल में 20% और 5 साल में 100% यूज हो रहा है, राइट। अब मैंने क्या किया, 3 साल यूज किया, आई थिंक सो 3 साल मैंने यूज किया, राइट। 3 साल के बाद मैंने बेच दिया, तो 3 साल यूज किया मतलब मुझे 60%, अगर हर एक साल 20% मिलता है तो तीनों साल में 60% मेरे को आईटीसी मिलना चाहिए। और रिमेनिंग 40%, 2 साल जो बचा है, 2 साल बचा है, उसका मेरे को आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। 3 साल का 20 20 20 60% होता है, और नेक्स्ट 2 इयर्स जो अभी तक मैंने यूज नहीं किया, पहले ही बेच दिया है, उसका 40% आईटीसी मेरे को नहीं मिलना चाहिए। तो 40% अगर हम बात करें तो 18,000 का 40% कितना होता है, 18,000 का 40%, 7,200 मुझे पे करना है। या तो ये, या तो मेरा जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है, मतलब ये कि मैंने बेचा है 10,000 रुपए में, तो 10,000 का 18%, इसका 18%, विच एवर इज हायर मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। विच एवर इज हायर मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तो मेरे को 7,200 गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। कैसे मैंने निकाला, सिंपल है, क्वार्टर वाइज हम 5% यूज करते हैं, ईयरली 20%। 3 साल का हमने 60% यूज कर लिया, लेकिन 2 साल का मैंने अभी तक 40% यूज नहीं किया, तो वो आईटीसी जो है, सिंस मैंने कैपिटल गुड्स को यूज नहीं माना है क्योंकि 2 साल मैंने किया ही नहीं है, तो वो 40% मेरे को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 18% जो भी जीएसटी का रेट है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जितने में आप बेच रहे हो, या तो इसका जो है वो विच एवर इज हायर मुझे आईटीसी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यूज नहीं किया। तो ये बहुत सारा बार हम लोगों के सामने आता है, हम लोग को पता ही नहीं रहता है, तो ये भी पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट से पूछा गया था और उसे नहीं आता था, मैंने नहीं पढ़ाया था इसलिए नहीं आता था, मार्जिन स्कीम। तो आपको भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रही हूँ आपको। मार्जिन स्कीम जीएसटी में क्या है, आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मार्जिन स्कीम अंडर जीएसटी है क्या, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मतलब आपको आरसीएम से पूछा जा सकता है, ब्लॉक ट्रेडर से पूछा जा सकता है, बिल टू शिप से पूछा जा सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई से पूछा जा सकता है, कैपिटल गुड्स अगर आप ड्यूरिंग द 5 इयर्स टेन्योर बेच देते हो तो क्या होता है, ये सारे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, मुझे काफी अच्छा लगता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। लास्ट वाला आंसर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप खुद पढ़ो मार्जिन स्कीम क्या है, फिर उसको कमेंट करो, अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सो मच।